जरा सोचिए, दो ऐसे देश जो कट्टर दुश्मन हो, जिनका जन्म ही एक दर्दनाक बंटवारे से हुआ हो, और वो दोनों एक ऐसी चीज शेयर कर रहे हो जिसके बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, पानी। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि सिंधु जल संधि की हकीकत है। आज हम दुनिया के सबसे कामयाब लेकिन उतने ही जोखिम भरे पानी के बंटवारे से जुड़े समझौतों में से एक की गहराई में उतरेंगे। 1947 में सवाल बहुत बड़ा था। एक पूरी नदी प्रणाली जो लाखों लोगों की जिंदगी का सहारा हो, उसे दो नए नए बने दुश्मन देशों के बीच कैसे बांटा जाए, जो अभी अभी एक खूनी बंटवारे से गुजरे हों। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे बंटवारे से पैदा हुई मुश्किल की, फिर देखेंगे कि यह संधि बनी कैसे, कैसे 6 नदियों को बांटा गया, इस संधि की रूल बुक क्या कहती है, और आखिर में बात करेंगे कि यह समझौता इतने सालों तक टिका कैसे रहा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 1947 की उस बड़ी समस्या से। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो नक्शे पर खींची गई एक लाइन ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, बल्कि एक जीती जागती नदी प्रणाली को भी 2 हिस्सों में चीर दिया। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, जो सदियों से एक होकर बहती थीं, अचानक 2 दुश्मन देशों में बढ़ गईं। नतीजा, नदियों के जो स्रोत थे वो आ गए भारत के हिस्से में, और पाकिस्तान की खेती की जमीन पूरी तरह से इन्हीं नदियों के पानी पर निर्भर थी। और इसका असर दिखने में ज्यादा देर नहीं लगी। 1948 में हुआ नहर जल विवाद एक बड़ी चेतावनी थी, जिसने दिखा दिया कि हालात कितने नाजुक हैं। तो यह साफ हो गया था कि किसी टेम्पररी जुगाड़ से काम चलने वाला नहीं है। लाखों लोगों की जिंदगी और रोजगार बचाने के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन की सख्त जरूरत थी। तो सवाल यह है कि यह परमानेंट सोल्यूशन आया कैसे? यह सफर काफी लंबा और मुश्किल था। चलिए देखते हैं कि यह संधि बनी कैसे। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। 1948 में विवाद शुरू हुआ, फिर 1951 में वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता करने की पेशकश की। इसके बाद करीब 9 साल तक मुश्किल बातचीत का दौर चला, और आखिरकार 1960 में सिंधु जल संधि पर दस्तखत हुए। सोचिए, ये अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी की कितनी बड़ी मिसाल है। और संधि की प्रस्तावना में ये जो लाइन है ना, ये वाकई में बहुत कुछ कहती है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान दोनों ने इस पर साइन किए। समझौता शुरू ही सद्भावना और दोस्ती की भावना जैसे शब्दों से होता है। ये उस इरादे को दिखाता है जिसके साथ दोनों देश इस मुश्किल मसले को सुलझाने के लिए साथ आए थे। तो चलिए अब आते हैं इस संधि के सबसे अहम हिस्से पर, वो शानदार आइडिया जिसने इस पूरे मसले को सुलझा दिया। और इस पूरे मसले का जो हल निकाला गया, वो जितना सिंपल था उतना ही ब्रिलियंट भी। सिंधु सिस्टम की 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 3 पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास और रावी, इनका पानी मिला भारत को, जिस पर उसका पूरा हक है। और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका पानी भारत को बिना रोके पाकिस्तान की तरफ बहने देना था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। भले ही पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान को मिला, लेकिन संधि भारत को इन नदियों के पानी के कुछ सीमित इस्तेमाल की इजाजत देती है, जैसे कि घरेलू इस्तेमाल, खेती के लिए थोड़ा पानी, और सबसे जरूरी रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाना। मतलब भारत बिजली बनाने के लिए पानी के बहाव का इस्तेमाल तो कर सकता है, पर पानी को रोक या उसका रास्ता बदल नहीं सकता। तो समझौता तो हो गया, लेकिन इसे सालों साल चलाना वो एक अलग ही चैलेंज था। और इसलिए इस संधि के साथ एक पूरी नियम कानून की किताब भी बनाई गई। और इस रूल बुक का सबसे अहम हिस्सा है परमानेंट इंडस कमीशन। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से एक कमिश्नर होता है। यह कमीशन ही संधि को रोजमर्रा के स्तर पर लागू करने और दोनों देशों के बीच बातचीत का सीधा चैनल बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। और ये कमीशन सिर्फ नाम का नहीं है, इसके काम भी तय हैं। जैसे दोनों देश नदियों के बहाव का डेटा एक दूसरे से शेयर करेंगे, साल में कम से कम एक बार मीटिंग करेंगे, नदियों पर चल रहे कामों का इंस्पेक्शन करेंगे, और सबसे जरूरी, किसी भी मसले को बड़ा बनने से पहले आपसी सहमति से सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सवाल उठता है कि अगर दोनों देश किसी बात पर सहमत ना हो तो क्या होगा? उसके लिए भी संधि में एक 3 स्टेप सिस्टम बनाया गया है। पहले तो कमीशन खुद मसले को सुलझाने की कोशिश करता है। अगर वो नाकाम रहता है तो मतभेद को एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है, और अगर बात फिर भी ना बने तो विवाद को आखिरी फैसले के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जाया जाता है। ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है जो प्रेशर को बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा संधि में एक और प्रैक्टिकल मसले का हल निकाला गया। क्योंकि पाकिस्तान को पूर्वी नदियों का पानी नहीं मिल रहा था, उसे अपनी नहरों के लिए पानी के नए इंतजाम करने थे। तो भारत ने इन नए कामों की लागत में मदद करने के लिए 62 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से ज्यादा का योगदान दिया। तो इन सब नियमों और सिस्टम्स का नतीजा क्या निकला? चलिए इसकी विरासत पर एक नजर डालते हैं, जो सच में हैरान करने वाली है। और यही बात इस संधि को खास बनाती है। जरा सोचिए, 60 साल से ज्यादा हो गए। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बड़ी लड़ाइयां हुई, अनगिनत बार तनाव बढ़ा, लेकिन यह संधि टिकी रही। जब बाकी सारे रास्ते बंद हो गए, तब भी कमीशन की मीटिंग होती रही और पानी बहता रहा। और इसी मजबूती की वजह से आज दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और डिप्लोमैट्स सिंधु जल संधि को विवादों को रोकने और संसाधनों के मैनेजमेंट में एक ऐतिहासिक कामयाबी मानते हैं। ये इस बात की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि कैसे तकनीकी सहयोग गहरे से गहरे राजनीतिक मतभेदों पर भी भारी पड़ सकता है। पर यह सब हम एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। ये संधि कोल्ड वॉर के दौर में बनी एक मास्टरपीस है, लेकिन क्या ये आज के दौर की चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज, पिघलते ग्लेशियर और दोनों देशों की बढ़ती आबादी के दबाव को झेल सकती है? क्या 1960 का ढांचा 21वीं सदी की मुश्किलों के लिए काफी है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों में मिलेगा, और वही इस अनोखे समझौते की असली विरासत को तय करेगा।